नमस्ते मित्रों, बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 के लिए पाठ्यक्रम में भीष्म साहनी की एक कहानी निर्धारित है। कहानी का शीर्षक है चीफ की दावत। थोड़ा सा भीष्म जी के बारे में। भीष्म साहनी वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में पैदा हुए थे और विभाजन से पहले ही वे हिंदुस्तान में आकर बसे थे। लाहौर के कॉलेज से उन्होंने एमए की डिग्री उपाधि हासिल की थी अंग्रेजी लिटरेचर में, और कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापन भी किया। बाद में कई वर्ष तक वे रूस में भी रहे और वहां भी अनुवादक के रूप में उन्होंने काम किया। कई पत्रिकाओं का, हिंदी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। ये जो कहानी है चीफ की दावत, यह कहानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करती है। आज माता पिता जो है हमारे लिए किसी बोझ से कम नहीं है। यह समाज का एक ऐसा अंग्रेजी संस्कृति को पसंद करने वाला वर्ग है जो यह मानता है कि हमारे माता पिता जो है हम पर एक बहुत बड़ा बोझ है और उसी के कारण उनका जो है ठीक ढंग से उनके साथ बर्ताव नहीं किया जाता। यह इस कहानी के द्वारा जो है भीष्म साहनी ने स्पष्ट किया है। आज सुबह से ही श्यामनाथ के घर में इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो श्यामनाथ एक ऑफिस में ऑफिसर है और उसके यहाँ उसका बॉस खाना खाने आ रहा है। तो सुबह से उसकी तैयारी चल रही कि क्या पार्टी में क्या दिया जाए, कौन सी शराब का प्रबंध किया जाए, वगैरह वगैरह। सारी बातें तय होने के बाद अचानक श्यामनाथ को एक ख्याल आता है, वो यह कि उसकी जो बूढ़ी माँ है उसको घर में कहाँ रखा जाए। और इसी उधेड़बुन में वो अपनी बीवी के साथ जो है वो चर्चा करने लगता है और अंततः निष्कर्ष निकलता है कि किसी बंद कमरे में उसको रखा जाए ताकि किसी का उनके साथ संपर्क न हो। यह कहानी मित्रों यह स्पष्ट करती है कि माता पिता हमारे लिए कुछ भी काम के नहीं रहे या उनका कोई मूल्य नहीं रहा। श्यामनाथ के बॉस आते हैं, साथ में बहुत सारे उनके हिंदुस्तानी अफसर भी थे। अब भारतीय लोगों की आम लोगों की अवधारणा है कि जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है या जिसके अंग्रेजों के साथ अच्छे ताल्लुक है वह सबसे बड़ा आदमी है। तो बहुत सारे लोग वहां उस पार्टी में आते हैं, साथ में उनकी औरतें भी होती है। लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले अचानक श्यामनाथ के जो बॉस है उनकी श्यामनाथ की मां पर नजर जाती है और जाने के बाद वे उसे नमस्ते कहते हैं। बेचारी उसका जवाब भी नहीं दे पाती लेकिन नमस्ते कहती है। और उसकी जो यह हालत देखकर हिंदुस्तानी जो नेटिव थे, वहां के स्थानिक अफसर थे, उनकी औरतें और खुद वे मुस्कुराने लगते हैं। हम भारतीयों को एक आदत होती है कि दूसरों की फजीहत देखने के बाद हमको आनंद मिलता है। रामनाथ को इलाज नहीं होता और वे अपनी माँ का परिचय करवाते, क्षमा करें श्यामनाथ को इलाज नहीं होता और वे अपनी माँ से परिचित करवाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ एक पंजाबी गीत गाओ। अब वो जो गीत गाती है वो गीत उस बॉस को बहुत पसंद आता है और वो पूरा गीत गाने के लिए कहता है। अब 80 साल के पार ऊपर पहुंची हुई यह महिला, उसको कितना वो गीत याद रहेगा, लेकिन जितना उसे याद रहता है उतना वो गीत गाती है। गीत गाने के बाद बॉस खुश होता है और बॉस कहता है कि मैंने पंजाब के बहुत सारे मतलब जो है वह हस्तकारी को मैंने सुना है, आप कुछ बना सकती है। तब जो श्यामनाथ है वो एक फूलदान आकर दिखाते हैं बॉस को। हालांकि वो टूटा फूटा था लेकिन फिर भी दिखाते हैं। दिखाने के बाद बॉस आग्रह करता है कि उसे वैसा ही चाहिए, हो बहु नया। वो कहती है अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे हाथ में वो क्षमता नहीं रही। बॉस कहता है कुछ भी हो लेकिन आप मुझे जरूर वो एक फुलकारी दीजिएगा।
अब शामनाथ कहता है अपनी माँ से कि माँ तुम एक फुलकारी बनाओ। सब उसका विदा लेते हैं और खाना पीना होता है और पार्टी खत्म होती है। तो यहाँ इस कहानी के द्वारा शामनाथ के माध्यम से लेखक भीष्म साहनी ने यह स्पष्ट किया है कि हम बूढ़े बुजुर्गों की बिल्कुल कदर नहीं करते, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों से अगर हमें कुछ फायदा होने वाला है, कुछ मुनाफा होने वाला है, तो बूढ़े बुजुर्गों का बाजार करने में भी हमको कोई दिक्कत या परेशानी या शर्म महसूस नहीं होती। अब सब लोग विदा होते हैं और शामनाथ जो है दारू के नशे में अपनी माँ के कमरे तक आकर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है। माँ बेचारी पहले से ही मायूस हुई है क्योंकि उसके मन में डर यह है कि बच्चे ने उसको ताकीद की थी कि माँ पार्टी के लोगों के सामने मत आना, अगर तुम आओगे तो पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन अब बॉस ने खुद तारीफ की है, इसलिए शामनाथ जो है वो बहुत खुश है। वो माँ से आकर कहता है कि माँ तुम बॉस के लिए एक ऐसे फुलकारी बनाओगी ना। वो कहती है कि बेटा अब मेरी आंखें निगाहों की ज्योति चली गई है, मेरे हाथ भी थर थर कांपते हैं, मुझे पहले जैसा काम नहीं होता। वो कहता है कुछ भी हो, अगर तुमने ये बना कर दी तो तुम्हारे बेटे को प्रमोशन मिलेगा। अब माँ जो होती है आखिर माँ ही होती है। अपने बेटे के प्रमोशन के खातिर वो फुलकारी बनाने के लिए हाँ कहती है और शामनाथ जो है दारू के नशे में खुशी से झूमते हुए अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। यहां मित्रों कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि माता पिता जिन्हें हम एक बोझ समझते हैं, जिन्हें हम उचित सम्मान नहीं देते, ऐसे एकाकी बुजुर्गों की यह कहानी है। एक तरह से इस कहानी के द्वारा रचनाकार ने जो है वृद्ध विमर्श ही अभिव्यक्त किया है। एक वृद्ध विमर्श, एक बूढ़ी औरत कि जिसका भविष्य उसे पता नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे काशी भेज दो, हरिद्वार भेज दो, मैं वहां रहूंगी, जिंदगी के कितने दिन मेरे अब बचे हैं। तो पूर्ण रूपेण जीवन से मोह त्याग कर चुकी हुई है औरत अपने बेटे की खुशी के लिए फिर एक बार वो फुलकारी या फूलदान जिसे कहते हैं वो बनाने का काम स्वीकार करती है ताकि उसके बेटे का प्रमोशन हो जाए। तो वास्तव में ये देखा जाए तो ये कहानी लिखे हुए 50 से भी अधिक साल हुए हैं, लेकिन आज उत्तर आधुनिकता के इस माहौल में भी यह कहानी प्रासंगिक इसलिए लगती है कि उस समय भी माता पिता का हाल नहीं बदला था और न आज बदला है। तो यह कहानी जो है यह वृद्धों के एकाकीपन को एक ओर स्पष्ट करती है और दूसरी ओर यह भी दिखाती है कि अपने स्वार्थ के खातिर लोग जो है अपने बूढ़े माता पिता दोनों से काम लेने में कोई हर्ज नहीं समझते, और माता और पिता जो होते हैं ईश्वर का एक रूप ही होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो इस तरह से इस कहानी के द्वारा 2-3 बातें भीष्म जी ने स्पष्ट की है। पहली बात जो है वो वृद्ध विमर्श की बात है। कहानी वैसे देखा जाए तो बहुत संक्षिप्त है कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको वो उचित आदर सम्मान नहीं मिलता जिसके वे वास्तव में हकदार होते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है रिश्वतखोरी की समस्या। बॉस को घर में बुलाना, उसको खाना खिलाना ताकि ऑफिस में आगे जाकर भविष्य में उसको अच्छा ओहदा या पद मिले, ये रिश्वतखोरी ही है और क्या है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के खातिर आज जो लोग हैं वह किसी भी स्टेप पर या किसी भी पौड़ी पर उतर आते हैं और उन्हें उसके लिए बिल्कुल जरा सी भी शर्म महसूस नहीं होती। ये सारे उद्देश्यों को लेकर जो है वह भीष्म जी ने यह कहानी लिखी है और निस्संदेह वे इसमें कामयाब हुए हैं, इसके प्रति कोई आशंका नहीं है। धन्यवाद।